बहुत दिन से आपकी डिमांड थी कि सर एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो क्लास कंटिन्यू कीजिए। तो अब हमारी सारी टीम आपको 1 बाय 1 आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर कराएगी और कोशिश करेगी हम एग्ज़ाम से पहले आपको सारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करा दें। तो आज मैं मैथमेटिक्स की बात करूँगा, है ना। बेसिक तो मैं आज आपको इतना नहीं कराऊंगा, मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट पे लेके चलूँगा। आज मैं बात करूँगा परसेंटेज की। परसेंटेज में एक ऐसा टाइप होता है जिसके बारे में जिस मेथड के बारे में अगर आपको पता है तो आप उसके क्वेश्चंस को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन ए सेकेंड में बना पाओगे, है ना। मोस्टली बच्चों ने पढ़ा भी होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या कहानी होती है, अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आज आपको उसकी डिटेल बताऊँगा। मैं परसेंटेज का बेसिक सा पार्ट आपको 3 से 4 मिनट में करा रहा हूँ। पूरा बेसिक नहीं कराऊंगा क्योंकि पूरा बेसिक कराने के लिए 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। और आप इतने समझदार हो, मुझे लग रहा है इतना सब कुछ आपसे आता होगा। फिर भी अगर आपको उसका बेसिक करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परसेंटेज फ्रैक्शन से रिलेटेड पूरी बेसिक वीडियो बना के दे दूँगा। आज बस आपको इतना याद रखना है और मुझे लग रहा है परसेंटेज में इतना ही पता हो तो सफिशिएंट है, काम चल जाता है। परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, नाम से ही ये पूरा चैप्टर अपने आप में एक्सप्लेन कर देता है खुद को। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है सेंट। इसका मतलब होता है शत, यानी प्रति। कहने का मतलब यह है कि 100 पर किसी चीज़ का मान कितना है वही हमारा परसेंटेज बताता है। जैसे मैं कह रहा हूँ एक बंदा है जिसके 10 में से 6 नंबर आ रहे हैं, तो परसेंटेज बताओ। तो अब मैं 6 को परसेंट तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि परसेंटेज का मतलब किस पे होता है, 100 पर मान निकालना। तो 10 पर अगर कोई संख्या 6 है तो 100 पर, यानी इसके आगे अगर मैं एक जीरो चिपका दूँ तो 100 पर कितनी होगी वो संख्या, 60। और ये 60% क्या होगा, हमारा आंसर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि 50 पर किसी का मान 8 है तो परसेंट में बताओ, तो 8% तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हमें 100 पर कैलकुलेट करना है। तो 50 को 100 बनाना है तो ये 100 बनेगा और ये 8 कितना होगा, 16। यानी 100 पर इसका मान कितना होगा, 16। और यही हमारा प्रतिशत होगा। 100 पर कैलकुलेट करना हमारा प्रतिशत होता है, बस इतना याद रखना है। अब मैं फ्रैक्शंस और परसेंटेज से रिलेटेड बात करूँगा। देखो, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस होती है जिसका आपको प्रतिशत में मान पता होना चाहिए, है ना। अब उसकी अगर वो एक 1.5 घंटा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो 1 बाय 1 करा रहा हूँ और फिर हम सीधा अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे जिसका आप सभी को इंतज़ार हो। मुझे भी बहुत इंतज़ार था कि मैं कब उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं बहुत कम, मैंने देखा है कि कोई पढ़ाता भी नहीं है इतना उस कॉन्सेप्ट को, और बहुत कम मैंने क्लासेस में भी उसको आपसे डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं बिल्कुल डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊँगा। बस इतना याद रखोगे कि जैसे मैं कहूँ 66 से ही 2/3% है। इसका मान फ्रैक्शन में कितना होता है, 2/3। इसका आधा करोगे तो 33 से ही 1/3%। फ्रैक्शन में ये वैल्यू कितनी बनेगी, 1/3, यानी इसका आधा। फिर से इसका आधा करो तो ये 16 से ही 2/3%। और 1/3 का आधा करोगे 1/6। फिर से इसको आधा करोगे तो 8 से ही 1/3%। इसका आधा करोगे तो 1/12। फिर से इसको आधा करोगे तो 4 से ही 1/6%। और इसको आधा करोगे तो 1/24। इनसे अलग कोई परसेंटेज आ जाती है तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। कोई बड़ा, हमारे पास इतना बड़ा चैलेंज नहीं है उसको सॉल्व करने में, है ना। बाकी इनका आपको पता होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2/7, तो इसका मतलब होता है 28 से ही 4/7%। इसको आधा करोगे तो 1/7, यानी इसका आधा होगा 14 से ही 2/7%। इसका आधा करोगे 1/14, 14 का आधा करोगे 7, और 2 का आधा करोगे 1/7%। ठीक है भाई। इसी तरह से 1/2 50%, 1/4 25%। देख लिए, मैं आधा आधा करता जा रहा हूँ। मुझे बस इसका और इसका मान पता था, इसका मान थोड़ा पता था और मैंने सबको आधा किया। मुझे बाकी सारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस के मान ऑटोमेटिक पता चलते चले गए। फिर से इसका आधा करोगे 1/8, इसका आधा करोगे 12.5%। 1/8 का आधा करोगे 1/16, 12.5 का आधा करोगे तो 6 से 1/4%। 1/10 सभी को पता है कितना होता है, 10%। 1/9 11 से ही 1/9%। 1/11 9 से ही 1/11%। आई होप इन दोनों को तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान से देख लेना। 1/11 है तो परसेंटेज में क्या होता है, फ्रैक्शंस तो हमारी 1/11 होती है, इसके साथ 9 लग जाता है। और 1/9 में क्या होता है, फ्रैक्शंस तो हमारी 1/9 होती है, इसके साथ 11 लग जाता है।
1/9 तो 1/9 होगा, 11 जुड़ जाएगा, 1/11 तो 1/11 होगा, 9 जुड़ जाएगा। और एक मान और पता कर लो कि 1/15 जिसका मान होता है परसेंटेज में 6 से 2/3%। इन्हीं फ्रैक्शंस पर पूरा परसेंटेज ख़त्म है। बाकी अगर इनसे कोई अलग दूसरी फ्रैक्शंस आ जाती है, दूसरा परसेंटेज आ जाता है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे साथ के साथ ही। इसके ऊपर मैं एक बेसिक वीडियो आपको जल्दी ही दूंगा, जिसमें हम 1-1.5 घंटे में ये किस तरह से हमने इनको, कितने सारे टाइप होते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, तो वो मैं सब आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से इतना आज के लिए सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक छोटा सा मैं मतलब समझा देता हूँ फ्रैक्शन का और परसेंट का। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ 2 गोले मैंने बना दिए, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं तुमसे कहूँ प्रतिशत में तो ये कितना है, तुम कहोगे सर ये पूरा अगर 100% है तो ये गोला कितना होगा, 50%। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ तो आप कहोगे, यानी इस तरह से भी कह सकते हो, एक ऐसा बंदा है जिसको प्रतिशत आता है, एक ऐसा बंदा है जिसको परसेंट नहीं आता। यानी ये तो है आपका समझदार और ये है हमारा नासमझ बंदा। मैं समझदार के पास गया जिसे परसेंटेज आता है, जिसने परसेंट पढ़ा है। मैंने उससे कहा कि भाई ये बताइए आधा भाग कितना है, तो वो कहेगा सर पूरा गोला 100% का, आधा कितना हो, 50%। मैं ना समझ के पास गया जिसे प्रतिशत के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा कि बताओ ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कितना होगा, तो वो कहेगा भाई ये पूरा गोला 1 है और इसका ये भाग कितना हो गया, 1/2। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं? बिल्कुल बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली तो सेम ही बात हो रही है। भाई ये भी आधा है और 50% का मतलब ये भी आधा है। तो मैं आपसे वही बताना चाह रहा था, वही समझाना चाह रहा था कि भाई अगर मैं इसको प्रतिशत की भाषा में कह दूं या फ्रैक्शन की भाषा में कह दूं, बात क्या होगी, हमारी बराबर होगी। इसीलिए मैंने क्या काम किया, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हमने परसेंटेज में बदला है, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाए। जैसे मैंने कह दिया ये एक गोला है, इसके मैंने 4 भाग कर दिए, तो मैंने कहा कि बताओ इस भाग को कितना कहूँगा मैं, तो आप कहोगे सर ये पूरा गोला अगर 100% है तो ये क्या पार्ट होगा हमारा, 25%। लेकिन अगर मैं इसको 1/4 भी कह दूं, पूरा गोला अगर 1 है तो ये कौन सा हिस्सा हो गया इसका, 1/4। यानी ये पार्ट कितना हो गया भाई हमारा, 1/4। तो क्या मैं अलग अलग बात कह रहा हूँ? नहीं, क्योंकि बात ये भी बराबर है, बात ये भी बराबर है। इसलिए मैं इसको ये कह दूँ फ्रैक्शंस में बोल दूँ या फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कह दूँ, बात क्या होगी, बराबर ही होगी। हमें आसान तब पड़ता है जब अगर मैं इसके 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हिस्से मैंने इसके किए। अब मैं कहूँ ये पूरा गोला कितना है, अपने आप में 100% है। अब मैंने इसका एक पार्ट निकाल दिया, तो आप कहोगे इसका एक पार्ट जो होगा वो 16 से ही 2/3% होगा। लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन की बात करूँ तो फ्रैक्शन में ये वैल्यू कितनी बनेगी, 1/6। क्या मैं अलग अलग बात कह रहा हूँ? मैं एक ही बात कह रहा हूँ, बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शंस और परसेंटेज में बात, अगर मुझे फ्रैक्शंस की परसेंटेज अगर डायरेक्ट वैल्यू पता है तो मैं सेम ही बात कहूँगा। बस मेथड को अगर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा तो ये उस चीज़ को आसान कर देगा। जैसे मैं कहूँगा किसी चीज़ का 16 से ही 2/3% निकालो, तो अगर आप उसका 1/6 भी निकालोगे तो बात क्या होगी, बराबर ही होगी, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 96 का 16 से ही 2/3% निकालो, तो अगर मैं ये कहूँ 96 का 1/6 निकालना है, तो क्या मैं अलग बात कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/6। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर मैं परसेंटेज का फ्रैक्शंस में यूज करूँ तो बात क्या होती है, बराबर ही होती है, हम एक ही बात कह रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से ये सारी स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस लिखवाई थी, ताकि जब भी 11 से 1/9% की बात हो रही है तो मैं डायरेक्टली कहूँगा कि भाई 1/9, तो आपको समझ जाना है कि फ्रैक्शन में इसका मान 1/9 ही है। मैं सेम बात कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ 10% तो आप सीधा समझ जाओगे, या फिर मैं कहूँ 10% तो आपको सीधा समझ जाना है कि 1/10 की बात हो रही है ना। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई। मैं इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको अभी कराऊंगा, बस ध्यान से समझनी है बात। अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन फिक्स है, कांस्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि x इंटू वाई इज इक्वल टू ए, अगर मैंने a को सेम रखा, इसको मैंने फिक्स रखा, तो क्या काम होगा कि x जिस रेशियो में बढ़ रहा होगा y उसके अपोजिट रेशियो में घट रहा होगा। या फिर मैं कहूँ x जिस रेशियो में कम हो रहा होगा y उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ रहा होगा। अगर किन्हीं भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक वैल्यू जिस रेशियो में बढ़ेगी दूसरी वैल्यू उसी रेशियो में कम होगी, या एक वैल्यू जिस रेशियो में कम होगी दूसरी वैल्यू उसी रेशियो में बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 120, इसका प्रोडक्ट क्या होता है 12 × 10, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है।
अब मैंने 120 को तो रखा 120 ही, और मैंने 12 की जगह 15 रख दिया। तो अगर दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट 120 लाना है तो इधर 10 की जगह कितना बनेगा 8, क्योंकि 15 8 120 आएगा। तो अब देखो आप इसमें परसेंटेज चेंज यानी फ्रैक्शन चेंज क्या हुआ, देखो मैंने 12 से 15 रखी वैल्यू, यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बनाऊँ तो 4 3 चौक 12 3 पंजे 15, यानी ये देखो 3 चौक 12 3 पंजे 15, यानी रेशो क्या बन रही है 4 से 5। और अब दूसरी रेशो देखो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी यहाँ रेशियो कितनी बन रही है भाई तुम्हारी 5 से 4। तो तुम देखो अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, तो एक वैल्यू जिस रेशियो में बढ़ रही है, यानी ये वैल्यू 4 से 5 हो रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 5 से 4 होगी, उसी रेशियो में क्या हो रही है कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आप, जब इसको अप्लाई करोगे ना तब देखना आपको तब मज़ा आएगा। अगर मैंने कह दिया कि भाई 60 10 गुणा 6 कितना होता है 10 छंग 60 होता है। मैंने कहा इस 60 को मैंने फिक्स रखा, कांस्टेंट रखा, लेकिन मैंने 10 की जगह क्या काम कर दिया 12 कर दिया, तो ओबियसली 6 की जगह कितना आ जाएगा 5, यानी 12 पंजे 60 बनेगा। अब देखो क्या चेंज हो रहा है फ्रैक्शन में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, यानी मैंने फ्रैक्शन में क्या चेंज लाया, मैंने फ्रैक्शंस को 5 से 6 किया। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ 6 और 5 की फ्रैक्शन भी क्या बनेगी 6:5 ही। यहाँ देखो अगर मैंने पहली फ्रैक्शंस को 5 से 6 किया तो दूसरी फ्रैक्शंस मेरी ऑटोमेटिकली क्या होगी 6 से 5 होगी, यानी ये वैल्यू जिस रेशियो में बढ़ रही है दूसरी वैल्यू उसी रेशियो में क्या होगी कम होगी। अब हम क्वेश्चंस पर इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पर अप्लाई होगी। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि अब जब आप क्वेश्चंस करने शुरू करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी और मज़ा भी आने वाला है। हाँ जी, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। नीचे वाला क्वेश्चन है, एक नमक तथा पानी का मिक्सचर है जिसमें नमक जो है वो 18% है। अब इसमें क्या कम हो 25 किलोग्राम जो पानी है वो भाप बन के उड़ गया। अब उसमें सॉल्ट यानी जो नमक की मात्रा है वो 24% रह जाती है। तो वो कह रहा है शुरुआत में बताना है मिक्सचर की मात्रा कितनी थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब भी नमक और पानी का मिक्सचर होता है तो जब हम गर्म किया जाए, जब कोई चीज़ वाष्पीकृत होती है नमक और पानी के घोल में, तो हमेशा पानी ही ऊपर जाता है, यानी वाष्पीकृत हमेशा पानी होता है, पानी ही भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है। नमक जितना पहले था उतनी हमेशा रहता है, नमक कभी वाष्पीकृत नहीं होता। अगर ऐसा होता तो समुद्र से जितना भी पानी वाष्पीकृत होता है, अगर उसके साथ साथ नमक भी उसके साथ साथ जाता ऊपर, तो जो बारिश होती वो भी नमकीन होती। कभी देखा है बारिश नमकीन हो रही है? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्ट है, जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है वो क्या है हमारी फिक्स, और जो साल्ट है यानी जो नमक है, जो साल्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है परसेंटेज इनटू टोटल क्वांटिटी। भाई साल्ट हमारा फिक्स है ना, जो नमक है वो हमारा क्या है फिक्स है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई हमारा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ भाई। देखो इसमें फिक्स क्या है हमारा सॉल्ट, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है परसेंटेज इनटू उसकी टोटल क्वांटिटी। अब आप इस बात को समझोगे जैसे मैं समझाऊंगा। भाई नमक जो है वो किसको, अगर मैं कह रहा हूँ 10 किलोग्राम टोटल मिक्सचर है उसमें से 10% नमक है, तो उसमें से 10% नमक है, इसका मतलब 10 का 10% 1 किलोग्राम नमक हो गया। तो इसका मतलब टोटल मिक्सचर कितना है और उसमें नमक कितने परसेंट है, उसी के ऊपर तो डिपेंड है नमक। समझ आई ना बात। यानी जो सॉल्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसकी टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है और उसमें से कितने परसेंट हमारा नमक है। अब मुझे बताओ कि नमक की मात्रा कितनी है 18%। 25 किलोग्राम पानी उड़ गया, अब नमक कितना रह जाता है हमारा 24%। तो जो नमक है वो 18 से 24 हो गया, तो 36 18 और 6 चौक 24, यानी अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो नमक की जो परसेंटेज की रेशियो है वो क्या हो रही है 3 से 4। तो इसी हिसाब से जो टोटल क्वांटिटी की रेशियो होगी भाई वो कितनी होगी 4 से 3। इसका मतलब ये है कि टोटल क्वांटिटी पहले कितनी थी 4, अब कितनी हो गई 3। तो कितनी क्वांटिटी कम हो गई है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो रही है 25 किलोग्राम। तो एक की वैल्यू 25 है, इनिशियल बतानी है, तो 4 की वैल्यू कितनी बनेगी, एक की वैल्यू 25 तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 100 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि इनिशियल उसमें मिक्सचर कितना था 100 किलोग्राम का वो घोल था। एक बार और समझ लो,
सोल्ट जो है हमेशा फिक्स रहेगा। तुम ये देखो ना, पानी उड़ रहा, तुम्हें ये देखना है कि कौन सी चीज़ कम हो रही है, कोई या कौन सी चीज़ छेड़ी जा रही है। पानी तो छेड़ा जा रहा है, नमक के साथ तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो सोल्ट है वो हमारा फिक्स है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना % हमारा सोल्ट है, कितना टोटल क्वांटिटी का। अब मुझे पता था पहले नमक कितना है 18%, 18 से कितना हो गया 24, तो 3 से 4 टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 4 से 3, यानी कितनी क्वांटिटी कम हो रही है, एक की वैल्यू 25, 4 की वैल्यू कितनी होगी 100 किलोग्राम। अगर इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे समझ में नहीं आया, दूसरी तरीके से देखो, वहाँ से ये क्वेश्चन सारा बना है, ऐसे भी कह सकते हो कि एक नमक तथा पानी के मिश्रण में नमक की मात्रा कितनी है 18%। अब नमक तो हमारा फिक्स होगा, नमक तो हमारा कहीं नहीं गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नमक कितना है हमारा टोटल क्वांटिटी का 18% हमारा नमक है। अब 25 किलोग्राम, यानी ये नमक की क्वांटिटी हमारी, 25 किलोग्राम पानी जो है वो उड़ जाता है, यानी कितना टोटल क्वांटिटी बचे, टोटल क्वांटिटी -25। अब इतने किलोग्राम घोल रहा है क्या। अब इसमें भी नमक कितना है इसका 24%, यानी इसमें नमक की मात्रा कितनी है भाई, इसके 24% के बराबर। टोटल क्वांटिटी का 18% नमक था, नमक तो हमारा फिक्स है। अब 25 किलोग्राम पानी उड़ गया, यानी टोटल क्वांटिटी में से कितना खत्म हो गया पानी, 25 किलोग्राम खत्म हो गया, यानी इतना घोल बचा। अब नमक कितना है, इसका भी 24%। अब देखो आप का से का खत्म, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, ये 3TQ है और ये 4TQ है, और 25 चौका 100। जब 3 में से 4 घटा दूंगा तो 1 TQ बचेगा और ये 25 चौका 100 इधर आ जाएगा, यानी इसका मतलब जो TQ यानी टोटल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी 100 किलोग्राम। तो ये तुम्हारे सामने दो मेथड है ना, ऐसे करो ऐसे करो, बात बराबर है। इसी से वो सारी चीज़ें बनी है, क्योंकि तुम देखो नमक इसमें भी फिक्स है, नमक उसमें भी फिक्स है। नमक किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज इंटू उसकी टोटल क्वांटिटी के ऊपर, उसी को मैं समझा रहा था, है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन देखते, देखो 12 लीटर एसिड तथा पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। इस मिश्रण में से कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाए ताकि एसिड की मात्रा 40% हो जाए। देखो मुझे पानी को छेड़ना है, एसिड तो मेरा फिक्स है। अगर एसिड फिक्स है, यानी एसिड मेरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज इंटू उसकी टोटल क्वांटिटी, यानी इतने लीटर अगर घोल है तो इतने % एसिड होगा। अब एसिड की मात्रा तो मेरी फिक्स है, पानी के साथ छेड़ाखानी हो रही है, एसिड तो जितना पहले था उतना ही है ना। तो परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है एसिड की, 30 से 40, यानी 30% से 40% हमारा एसिड हो रहा है। यानी अगर मैं इसकी रेशो बनाता हूँ तो देखो इससे ये ख़त्म हो गया और 3 से 4 बनी वैल्यू, फ्रैक्शन में ये वैल्यू कितनी होगी 3 से 4, तो टोटल क्वांटिटी की रेशो क्या बनेगी 4 से 3, यानी टोटल क्वांटिटी क्या हुई तुम्हारी 4:3, यानी टोटल क्वांटिटी 4 से 3 होगी। अब कह रहे हैं कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाएगा। स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था 12 लीटर। अब मुझे बता स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी कितनी थी 4, 4 की वैल्यू कितनी है 12, कितने मल्टीपल है वैल्यू 3। अब 4 से 3 हो रहा है, इसका मतलब कितने यूनिट पानी जा रहा है, एक को भी कितने गुना करोगे 3 गुना करोगे, तो इसका मतलब ये है कि 3 किलोग्राम पानी हमें इसका वाष्पीकृत करना होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते थे कि भाई एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एसिड किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल क्वांटिटी इंटू उसके परसेंटेज चेंज के ऊपर। 30 से 40% हो रही है वैल्यू, यानी 3 से 4 हो रही है वैल्यू, तो टोटल क्वांटिटी 4 से 3 हो रही होगी। तो टोटल क्वांटिटी अगर 4 से 3 हो रही है तो एक की कमी आ रही है। 4 की वैल्यू कितनी है 12, 4 या 12, एक की वैल्यू कितनी बनेगी 3। इसका मतलब यह है कि कितने यूनिट पानी निकाला जा रहा है, 3 यूनिट पानी निकाला जा रहा है। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ गए होंगे। और ये सारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तरबूज सूखे फल का क्वेश्चन हो आपका, या इनकम टैक्स के क्वेश्चन हो, या काफ़ी सारे टाइप हैं, उन सभी क्वेश्चन उन सभी टाइप्स में आपका ये फॉर्मेट काम करेगा। अभी मैं आपके सामने 2-3 और क्वेश्चन अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओ और ये सारी चीज़ें क्लियर से समझ पाओ, है ना। देखते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम फॉर्मेट है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस पहचानना है किस तरह से हमें अप्लाई करना है। एक तरबूज में पानी की मात्रा 90% है, कुछ समय बाद इसमें पानी की मात्रा पानी सिर्फ 12% रह जाता है। यदि अब इसका वजन 50 किलोग्राम है तो पहले कितना था। देखो सबसे बड़ी बात, जब भी सब्जी और फलों की बात होती है तो उसमें 2 ही चीज़ें होती है, एक तो होता है पल्प और एक होता है वाटर, यानी एक तो होता है गुद्दा और एक होता है पानी।
अगर किसी भी फल को या सब्जी को आप धूप में रखोगे तो उसमें जो भी उड़ेगा, जब भी वो सूखेगा तो उसमें बस पानी की क्वांटिटी कम होगी, पल्प जितना पहले था उतना ही रहेगा। सेम क्वेश्चंस का फॉर्मेट है। अब मुझे बताओ पानी की मात्रा 90% और पानी की मात्रा कितनी रह जाती है 12%। इसका मतलब यह है कि पल्प जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। गुद्दा कभी कम नहीं होता, जितना पल्प पहले होता है ना, जितना फ्रूट जितना होता है हमेशा उतना ही रहता है, चाहे वो सूखे या ना सूखे। तो अगर मैं इसमें क्वांटिटी ऑफ फ्रूट की बात करूं तो वो क्या है, फिक्स है। क्वांटिटी ऑफ फ्रूट क्या है, फिक्स है। अब जब फ्रूट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रतिशत इंटू उसकी टोटल क्वांटिटी, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि सपोज टोटल 500 किलो का वो तरबूज है और 10% अगर उसमें फ्रूट है तो 500 का 10 में 50 किलो उसमें गुद्दा हो गया, यानी 450 किलो क्या था उसमें, पानी था। तो यानी फ्रूट किसके ऊपर डिपेंड है, परसेंटेज इंटू उसकी टोटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। अब देखो पानी की मात्रा कितनी है, 10%। तो इसका मतलब उस टाइम पल्प की मात्रा कितनी थी, 90% अगर पानी है तो 10% क्या था हमारा, फ्रूट। अगर 90% पानी है, अगर 90% पानी है तो पल्प कितना था, 10%। और अब पानी की मात्रा कितनी होगी, 12%। यानी अब पल्प को अगर मैं कहूँ तो पल्प कितने परसेंट रह गया, 88%। आई होप बात को समझ पा रहे होगे। यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 से वैल्यू कटेगी, ये होगा 5 और ये होगा 44। यानी इसका मतलब परसेंटेज में जो फ्रैक्शंस होगा वो 5:44 की रेशो बन रही होगी, 5:44 बन रहा होगा। तो टोटल क्वांटिटी की जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 44:5। जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ फ्रूट जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा फिक्स है। पानी उड़ता है, कभी भी पल्प में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब मुझे बताइए अब इसका वजन कितना है, 50 किलोग्राम। पहले कितनी थी टोटल क्वांटिटी, 44। अब कितनी है टोटल क्वांटिटी, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है भाई, 50 किलोग्राम। जस्ट एक जीरो चिपका दिए, तो इसके आगे भी एक जीरो चिपका दो या फिर मैं एक, तो कितना बनेगा, 440 किलोग्राम। बस जीरो चिपकानी और जीरो हटानी होती है। भाई 5 की वैल्यू 50, ये 50 5 का कितने गुना है, 10 गुना है। तो 44 को भी 10 गुना बढ़ा देगा, यानी कितना बनेगा, 440 किलोग्राम। यहाँ देखो 5 में बस एक जीरो चिपका दी, तो 44 में भी एक जीरो चिपका दो। इसका मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी उसकी, 440 किलोग्राम थी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। सेम क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बस समझने की बात है। ताजे फल में 68% पानी था। इसका मतलब जो पल्प है, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ, जो पल्प है वो तो हमारा फिक्स है भाई, यानी जो फ्रूट है वो तो हमारा क्या है, फिक्स। पल्प किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रतिशत और उसकी टोटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ उसमें पानी कितना था, 68%। इसका मतलब पल्प कितना होगा, गुद्दा कितना होगा उसमें, 32%। 68% पानी है तो 32% उसमें फ्रूट होगा। अब सूखे फल में पानी कितना है, 20%। तो सूखे फल में अगर मैं पल्प की बात करूँ तो वो कितना होगा, 80%। बस इतना ध्यान रखना है। ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। तो 65 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मुझे ये बताओ अगर 68% पानी है, क्योंकि पल्प तो फिक्स है हमारा, अगर 68% पानी है तो पल्प कितना होगा हमारा, 32%। और सूखे फल में पानी कितना है, 20%। तो यहाँ पल्प कितना होगा हमारा, 80%। तो अगर मैं इनकी फ्रैक्शंस बनाता हूँ तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 2:5 की रेशो बनेगी। तो टोटल क्वांटिटी की रेशो क्या बनेगी भाई, 5:2, जस्ट अपोजिट होगा। अब क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू क्या दी हुई है, ये कह रहा है 65 किलोग्राम ताजे फल से। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी, 65 किलोग्राम। तो 5 की वैल्यू 65, कितने मल्टीपल है, 13 मल्टीपल। तो अब किसका भी कितने मल्टीपल करोगे, 13। यानी कितने फल प्राप्त, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान दे। यहाँ रेशो क्या बन रही है भाई, 5:2। 5 की वैल्यू कितनी है, 65 किलोग्राम, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी थी, 65 किलोग्राम। कितने मल्टीपल है, 13 मल्टीपल। तो 2 को भी 13 मल्टीपल बना दो, कितना बनेगा, 26 किलोग्राम। यानी इसका मतलब ये है कि अब उसको कितने फल प्राप्त किए जा सकते हैं, 26 किलोग्राम जो फल है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा फिर से, है ना। कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, एक बार और समझ लो। देखो 68% पानी था ताजे फलों में और सूखे फल में पानी कितना था, 20%।
65 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो क्वांटिटी ऑफ जो पल्प है वो तो हमारा फिक्स है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज इनटू उसकी टोटल क्वांटिटी के ऊपर। अगर 68% पानी है तो फ्रूट कितना होगा उसमें, 32%। और दूसरे वाले में अगर मैं सूखे फलों की बात करूँ तो 20% पानी है तो इसमें फ्रूट कितना होगा, 80%। यानी रेशियो अगर मैं बनाता हूँ तो 2:5 की रेशियो बनेगी यहाँ पर। तो टोटल क्वांटिटी की अगर मैं रेशियो बनाऊँ, टोटल क्वांटिटी यानी ताजे फलों के और सूखे फलों की अगर मैं रेशियो बनाता हूँ टोटल क्वांटिटी, तो 5:2 है। अब 5 की वैल्यू कितनी है, 65, क्योंकि दिया हुआ है ना 65 किलोग्राम ताजे फल, तो 5 की वैल्यू 65 है, 13 मल्टीपल है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 13 मल्टीपल यानी 26 किलोग्राम हम सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है, एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है और आयकर 18% से 15% घट जाती है। इन दोनों स्थितियों में 29.95% आयकर मुक्त होता है। यानी इसका मतलब यह है कि 29.95% जो टैक्स है उस पर टैक्स नहीं लगता, जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है ना। 29.95% आयकर जो है वो मुक्त है। तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी जबकि दोनों स्थितियों में आयकर समान है। तुम देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई हमारी, कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारी आयकर। दोनों ही स्थितियों में क्या बराबर है, आयकर बराबर है। अब तुम मुझे ये बताओ इनकम टैक्स, मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, इसका सॉल्यूशन मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि जो इनकम टैक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है टोटल इनकम इंटू उसकी परसेंट। यानी अगर मैं कहूँ कि आपकी टोटल इनकम 100 रुपये है, 4% टैक्स लग रहा है, तो इसका मतलब इनकम टैक्स कितना दिया आपने, 4 रुपये। मैं कह रहा हूँ टोटल इनकम आपकी 1000 रुपये है और 50% टैक्स है, तो आप कितने रुपये दोगे टैक्स के, यानी 500 रुपये टैक्स के दे रहे हो। अब ये भी कह रहा है कि उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी जबकि दोनों स्थितियों में आयकर क्या है, समान है। दोनों स्थितियों में जो इनकम टैक्स है आपका वो क्या है, हमारा फिक्स है। अब इनकम टैक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम टैक्स हमारा डिपेंड करता है टैक्स परसेंट इनटू टोटल इनकम, है ना, टैक्स परसेंट इनटू टोटल इनकम। अब तुम मुझे ये बताओ कि आयकर 18% से 15% घट जाता है। देखो अगर इसमें इसका यूज बताओ ना 29.95% का, तो ये आपको सिर्फ कैलकुलेशन में इल्झाने में इसका इस न्यूमेरिक वैल्यू को रखा हुआ है, अदरवाइज इसका इस क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मैं इधर 29.95% अगर आयकर मुक्त है यानी टोटल उसकी इनकम का 70% की अगर मैं बात करूँ 70% पे टैक्स लिया जा रहा होगा, इधर भी इनकम का 70% पे टैक्स दिया जा रहा होगा, तो उस जो 30% यानी ये जो वैल्यू है वो दोनों तरफ से कट जाएगी। इसका मतलब इसलिए इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, जबकि इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं इसको डिटेल में एक बार बता दूंगा, बाकी हम डायरेक्ट इसको देखते कैसे हुआ। तो इनकम टैक्स इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है टैक्स परसेंट इनटू टोटल इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स से हमारा बराबर है टोटल इनकम। अगर मैं कहूँ 1 लाख रुपये है, 10% टैक्स दिया जा रहा है, तो इसका मतलब 1 लाख का 10% कितना हो, 10,000, यानी 10,000 रुपये टैक्स दिया जा रहा होगा। तो इनकम टैक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टैक्स परसेंट कितना, आपकी टोटल इनकम कितनी है। अब टैक्स परसेंट 18% से 15% हो गया, यानी 18% से वैल्यू 15% हो रही है। तो अगर आप इसको काटोगे तो 3 छंग 18, 3 पंजे 15, यानी टैक्स परसेंट जो है वो 6 से 5 हो रहा है। तो इनकम टैक्स कितना बन रहा होगा हमारा, 5 से 6। इसका मतलब पहले टैक्स जो हमारा जो इनकम टैक्स और टैक्स परसेंट इनटू टोटल इनकम, है ना। तो टोटल इनकम जो थी पहले कितनी थी, 5, और अब कितनी हो गई, 6। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल इनकम कितनी बढ़ रही है, 1800 रुपये बढ़ रही है। अब मैं 5 से अगर 6 पे जा रहा हूँ तो टोटल इनकम कितनी बढ़ रही है, 1, क्वेश्चन के हिसाब से 1800 रुपये। 1 की वैल्यू 1800, कितने मल्टीपल है वैल्यू, 1800 मल्टीपल। तो 5 की वैल्यू भी कितनी होगी, इसका 1800 मल्टीपल करोगे तो ये कितना बनेगा, 9000 रुपये। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में अगर मैं इनकम की बात करूँ तो उसकी टोटल इनकम कितनी थी, 9000 रुपये। अब अगर मैं बात करूँ तो 18 6 का 108 यानी 1080 इसकी इनकम होगी, है ना, 9000, 10,080। आई होप इस बात को समझ गए होगे। एक बार और समझ लो, एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है, आयकर 18% से 15% घट जाता है। इन दोनों स्थितियों में 29.95% आयकर मुक्त होता है। तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी जबकि दोनों स्थितियों में आयकर समान है।
देखो जो आयकर है, जो टैक्स इनकम टैक्स है, वो क्या है, फिक्स है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टैक्स परसेंट इंटू उसकी टोटल इनकम, कि टोटल इनकम कितनी है उस पर कितना परसेंट टैक्स लिया जा रहा है, उसी के ऊपर तो इनकम टैक्स डिपेंड करता है हमारा। अब इनकम टैक्स परसेंट जो है वो 18 से 15% हो रहा है, यानी इसका मतलब उसकी रेशो बन रही है 6 से 5। तो इनकम टैक्स की रेशो क्या बन रही होगी, 5 से 6। जिस रेशो में कम हो रहा है दूसरी वैल्यू उसी रेशो में बढ़ रही है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो क्या है हमारा, फिक्स है। तो अगर टोटल इनकम की बात करूँ तो वो 5 से 6 हो रही है। अब बताओ मुझे टोटल इनकम कितनी बढ़ रही है, एक क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 1800 रुपये। तो एक की वैल्यू 1800 रुपये। इनिशियल इनकम की बात करूँ तो वो थी 5, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 18 पंजे 90, यानी 9000 रुपये। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी टाइप कराऊंगा। अब मैं इसको एक बार आपकी इसकी डिटेल और बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ है, इसका यूज हमने क्यों नहीं किया, इसको एक बार समझ लो बस। मुझे ये बताओ, दोनों स्थितियों में उसका आयकर समान है, दोनों स्थितियों में क्या है, उसका आयकर समान है। तो अब मुझे ये बताओ कि एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है और आयकर 18% से 15% घट जाता है। इन दोनों स्थितियों में 29.95% आयकर मुक्त होता है। मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेन किसको कर रहा हूँ मैं भाई, ये 29.95%। किसको हमने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, इसका यूज़ कहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको कुछ समय के लिए भाई 30% मान सकता हूँ, क्योंकि कटना तो ही, लेट इसको 30% लेके चलो। अब मुझे ये बताओ, जो आयकर है वो 29.95% तो आयकर मुक्त है, यानी इतने परसेंट जो इनकम पर, इतने परसेंट तो उससे टैक्स लिया ही नहीं जा रहा, इतने परसेंट पर उसको टैक्स नहीं लिया जा रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल इनकम का 70% पे टैक्स लिया जा रहा है। इतने परसेंट इनकम टैक्स फ्री है, टोटल इनकम जो भी होगी उसके 70% पे टैक्स लिया जा रहा है। और वो भी कितना टैक्स लिया जा रहा है, 18%, यानी इसका भी 18%। तो इतना इनकम टैक्स होगा। अब इनकम क्या है, उसके 1800 रुपये बढ़ जाती है। अब इनकम, टोटल इनकम प्लस 1800, अब इतनी इनकम होगी। अब यहाँ से भी इसका कितनी टैक्स ले रहा होगा, 70% पे टैक्स ले रहा होगा, क्योंकि वही सेम 29.95, यानी जिसको मैंने 30 माना हुआ है उतना इनकम फ्री है। अब इस पर भी उसको कितना टैक्स दे रहा है, अब 15% टैक्स है ना। तो दोनों का इनकम टैक्स बराबर है, इसलिए मैंने बराबर रख दिया। अब यहाँ देखिए आप, का 70% का 70% का ख़त्म हो गया, इसलिए इसका दोनों जगह कहीं भी यूज़ नहीं था, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, प्रतिशत से प्रतिशत का निशान खत्म, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। अब 6TQ और ये 5TQ और 18 पंजे 90। जब 5TQ में 6TQ से माइनस करेंगे तो इधर एक टोटल टोटल क्वांटिटी नहीं, टोटल इनकम है भाई, टोटल इनकम है ना। तो अगर मैं टोटल इनकम 6TI में से 5TI को माइनस करूँगा तो 1TI बचेगा और 18 पंजे 90, यानी इसका मतलब टोटल इनकम कितनी है उसकी, 9000 रुपये। तो ये इसकी डिटेल थी, है ना। आई होप समझ गए होंगे कि भाई 29.95% जो है वो इनकम टैक्स फ्री था। तो टोटल क्वांटिटी के 70% पर इनकम टैक्स दिया जा रहा है, इसका भी कितना परसेंट, 18%। इधर अगर इनकम इसकी 1800 बढ़ जाती है तो इसका 70% पे टैक्स दिया जा रहा है, वो भी कितना, 15%। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो टोटल इनकम कितनी बढ़ेगी, 9000 रुपये। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।